हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने चैनल स्टडी विद समीर पर 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले ही करा चुके हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक है अलोह खनिज। भारत में अलोह खनिज की संचित राशि उत्पादन का अधिक संतोषजनक नहीं है, यानी कि जितनी खनिज हमें चाहिए उतना खनिज है नहीं। ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। आओ सबसे पहले तांबे के बारे में पढ़ लेते हैं। तांबा, भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, कम है और घातवर्धीय, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। भाई तांबा बहुत महत्वपूर्ण धातु है और बिजली के तार वगैरह जो हमारे घरों में लगे हुए हैं वो सब तांबे के तार के बनाए जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थीं। अब आता बॉक्साइड। बॉक्साइड यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम वाले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। और ये लोहे जैसा मजबूत है लेकिन लोहे से हल्का होता है ये एल्यूमिनियम। और इसमें अत्यधिक आघातवर्धीयता भी पाई जाती है, यानी कि इसको आसानी से पीट कर चादर भी बनाई जा सकती है, ये इतनी मुलायम धातु होती है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड पाई जाती है। अब आते हैं आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज वो हैं जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, ना लोहे के ना तांबे के, किसी भी धातु के अंश नहीं पाए जाते, वो आधात्विक खनिज है। जिनमें सबसे पहला आता है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसी खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है, यानी कि धरती के अंदर एक के ऊपर एक जैसे पत्र रख दिए जाते हैं, कागज़ रख दिए जाते हैं, ऐसे इस रूप में ये धरती के अंदर होता है। और ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं, यानी कि इतना बारीक होता है ये। इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर में ही समा सकती हैं, बहुत बारीक। एक कागज़ की शीट होती है, कागज़ की शीट भी इसके आगे बहुत मोटी हैं, उससे भी बारीक होते हैं ये अभ्रक। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपर्याय खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है, आंध्र प्रदेश की। अब आते हैं चट्टानी खनिज। चट्टानी खनिज में सबसे पहले आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। हाँ भाई, हमारे घरों में घर बनाने में जो सीमेंट का यूज़ किया जाता है वो भी तो चूना पत्थर से ही मतलब तैयार होकर आता है सीमेंट। अब आता है खनिजों का संरक्षण। क्या हमारे पास जो इतने तरह के खनिज हैं उनको बचाना ज़रूरी है? बिल्कुल। अगर हम अपने खनिजों का उपयोग करते हैं तो उनको बचाना भी ज़रूरी है। हम सभी को उद्योग और कृषि के खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है, यानी कि खनिजों से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हम उस पर निर्भर हैं। और जिन खनिज संसाधनों के निर्माण में सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। और वो खनिज जिनको बनने में लाखों साल लग गए हैं, हम उनको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं यूज़ कर करके। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है, यानी कि जो खनिज है हमारे पास वो सीमित हैं, ख़त्म हो सकते हैं कभी भी। और अनवीकरण योग्य मतलब इनको दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है और दोबारा बनाने में इन्हें फिर लाखों साल लग सकते हैं, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। जैसे जैसे आप धरती में खनिजों को खोदते चले जाएंगे, शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छी किस्म का या बहुत अच्छी क्वालिटी का खनिज निकलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई की तरफ बढ़ते जाएंगे तो खनिज की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कम होती चली जाएगी, यानी कि नीचे की खनिजों में मिट्टी ज़्यादा मिली रहती है। और निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए
उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। अब भाई अगर हम गहराई में खोदते चले जाएंगे तो गहराई में खोदते जाने के बाद जो सबसे नीचे खनिज निकलेगा उसकी क्वालिटी बहुत कम होगी, लेकिन उसको फिर अच्छा भी तो बनाना है। अच्छा बनाने के लिए फिर मशीनों का प्रयोग करना होगा, यानी कि सबसे गहराई में से जो खनिज निकाला जाएगा उसकी क्वालिटी बहुत कम होगी। अब उसको अच्छा खनिज बनाने के लिए अब मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए उसको साफ़ सुथरा करके अच्छा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी मशीनों की ज़रूरत है, यहाँ पर भी थोड़ा सा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग और तथा अन्य प्रतिस्थापन का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण में उपाय है। हम इसका उपाय कर सकते हैं धातुओं का पुनः चक्रण, यानी कि धातुओं का द्वारा उपयोग। अब आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल। खाना पकाने में, रोशनी में, ताप के लिए, ताप मतलब गर्मी के लिए, गाड़ियों में संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर कारखाने के अंदर मशीनें भी चलानी है बड़ी बड़ी, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी या बिना ऊर्जा के नहीं चलाई जा सकती। अब ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा संसाधन दो तरह के हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब परंपरागत और गैर परंपरागत वो है, ज़रा ध्यान से सुन लें। परंपरागत संसाधन ऊर्जा के वो हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और जो ख़त्म भी हो सकते हैं, यानी कि जिनको बनने में लाखों साल लगते हैं और इनकी मात्रा सीमित है और ये ख़त्म हो सकते हैं और पुराने समय से चले आ रहे हैं। उनमें सबसे पहले है परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत। दोनों जल विद्युत में ताप विद्युत सम्मिलित है, दोनों विद्युत, जल विद्युत और ताप विद्युत। अब गैर परंपरागत साधनों में, गैर परंपरागत साधन वो हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, बस इनको सही जगह लगाया जाए और इनका उपयोग हमेशा तक किया जा सकता है, जब तक इनका प्रयोग किया जा सकता है जब तक दुनिया है। यानी कि ये गैर परंपरागत स्रोत वो हैं जिनका हमेशा यूज़ किया जा सकता है और कभी भी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सौर पवन ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है, यानी कि सोलर सिस्टम और पवन चक्कियाँ। ये मतलब एक तरीके से इनका यूज़ हमेशा के लिए किया जा सकता है। भाई हवा तो जब तक चलेगी पृथ्वी पे तब तक पवन चक्कियाँ चलती रहेंगी और पवन चक्कियाँ ऐसे इलाकों में लगती है, खुले इलाकों में। और वो जब पवन चक्कियाँ चलती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ऐसी आपने सोलर सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। सोलर सिस्टम छतों पे लगाए जाते हैं, सूरज की रोशनी से चलने वाले होते हैं और फिर वो सूरज की रोशनी से बैटरी चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद घर के अंदर लाइट आती है। अब ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं चूल्हे के अंदर। आप जानते हो गाँव के अंदर तो लकड़ी और उपले बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खाना बनाने में। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। यानी कि गांव के अंदर लगभग 100% लोगों में से 70% लोग उपले और लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं चूल्हा जलाने में। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोयला भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। यानी कि कोयला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारी ऊर्जा का सबसे बेहतरीन स्रोत यही है, सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत यही है। अब कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। यानी कि लाखों वर्ष पहले जो धरती के अंदर पेड़ पौधे दब गए थे और दबने के बाद जो बहुत सालों तक प्रेशर पड़ा, धरती दबी रही, उसके बाद कोयले का निर्माण हुआ। कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में 6 होते हैं, पादप से पीठ उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। तो कोयले भी कई तरह के पाए जाते हैं। दलदली इलाकों में जो कोयले पाए जाते हैं वो नरम होते हैं थोड़े से और वो गीले भी होते हैं और कार्बन की मात्रा कम होती है उनमें, ठीक है। और अब आता है लिग्नाइट, एक निम्न कोटि का भूरा कोयला। लिग्नाइट जो है एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। कैसा कोयला? भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमीयुक्त होता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है और इस तरह के कोयले को बिटुमिनस कहा जाता है जो बारिश के मौसम में दलदली इलाकों में जो पाया जाता है, ठीक है। बिटुमन धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है और एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। अब एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला सबसे कठोर कोयला है। भारत में कोयले 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष से अधिक है, कुछ अधिक है। गोंडवाना लैंड को तो आप सभी जानते हैं। एक समय हुआ था कि दुनिया जो है 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, पैंजिया
और पैंथालासा समुंदर था और पेंजिया धरती थी। पेंजिया भी फिर 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, जिसमें से एक हिस्से का नाम था गोंडवाना। ठीक है। दूसरा, टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। तो दूसरे निक्षेप कौन से हैं? टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। कोयला स्थूल पदार्थ है, मानी कि भारी पदार्थ है कोयला, जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। और अगर इसका हम प्रयोग करते रहें तो ये राख में बदल जाता है, जो बहुत हल्की राख होती है। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यानी कि कोयले के बाद जो नंबर आता है वो आपका पेट्रोल का आता है, पेट्रोलियम। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों को, स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच ब्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच ब्रंश में ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो हल्की होती है वो खनिजों के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। आज के समय का ईंधन यही है, प्राकृतिक गैस। कृष्ण गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैसों के विशाल भंडार खोजे गए हैं। कृष्ण गोदावरी नदी में बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और गाड़ियों में भी तेल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस और CNG से प्रभावित देश में लोकप्रिय हो रहा है। CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं। हर जगह बिजली का यूज़ है, हर काम के लिए बिजली का यूज़। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला, प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या, बांध बनाकर और जो टरबाइन चलाई जाती है उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। आपने बांधों के बारे में पहले कभी कक्षाओं में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो सुन लो। किसी नदी पर जब पानी का दबाव या बहाव ज़्यादा हो जाता है, पानी की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो उस नदी पर बांध बना दिया जाता है, ताकि पानी का अगर लेवल ऊंचा भी हो तो बांध उस पानी की स्पीड को रोक ले और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी छोड़े। क्योंकि अगर उसने सारा पानी छोड़ दिया है, सारा पानी आ गया तो सीधा आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। और इसलिए बांधों पे टरबाइन लगा दिए जाते हैं। जनरेटर जब पानी छोड़ा जाता है तो बड़ी तेज़ घूमते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को चलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, और जैसे भाखड़ा नागल बांध वही है जो बहुत सारी ऊर्जा पैदा करता है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन में ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। हल्के ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। जब से ईंधन का प्रयोग हमने स्टार्ट किया है, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ गई हैं। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा उपभोग की बहुत ज़रूरत है। उपभोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं, यानी कि ये ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। यूरेनियम और थोरियम में जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं।
यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यूरेनियम धातुएं हैं सारी, और इनका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीमित संभावनाएं, यहाँ पर सौर ऊर्जा लगाई जा सकती है। सौर ऊर्जा आप जानते हो, इससे बनने वाली बिजली हमेशा तक चलेगी। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। गाँव में सौर ऊर्जा बहुत तेज़ी से फैल रही है। उसका रीज़न ये है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली कम आती है, तो सौर ऊर्जा लगने के बाद उनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर कर जमा निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। नहीं, लकड़ी और उपले का कम प्रयोग किया जा सकता है अगर हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग अच्छे से करें तो। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक उपस्थित है, और नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं। बायोगैस। बायोगैस ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। यानी कि जितना भी कृषि का अपशिष्ट, पशुओं या मानव जनित अपशिष्ट, उन सबको इकट्ठा करके उससे बायोगैस बनाई जाती है। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। तो गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं जिससे बायोगैस बनाई जाती है। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं। कैसे? अब किसानों को क्या देते हैं भाई, किसान जगह जगह अपनी भैंसें भी पालते हैं, उन भैंसों का सारा गोबर या अपनी फसल के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा निकला हरियाली का, वो सब दे देते हैं। तो उनके बदले उनसे क्या मिलता है? दो प्रकार से लाभ मिलते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। पहला, एक तो ऊर्जा मिल जाती है उन्हें, और दूसरा जब वो गला दी जाती है, गलाने का सारी गैस खींच ली जाती है, जितना भी कूड़ा कचरा या गोबर वगैरह था, जितना भी सब उसके अंदर से एनर्जी खींचने के बाद जो बचती है वो एक खाद का काम करती है, और यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है। अगर उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है, और जैसे कि उपलों तथा लकड़ी को जलाने से जो नुकसान होते हैं या वृक्षों को जो काटते हैं हम, उससे बच जाएंगे हम। और बायोगैस का इस्तेमाल आजकल सभी घरों में होता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। महासागर के अंदर लहर जो आती हैं, उन लहरों का उपयोग जो है ज्वारीय ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। यानी कि सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में बहुत सारी ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा कौन सी है? पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जमीन की गर्मी से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है, और यहाँ तक का धरती के अंदर जो पानी है ना, वो भी गर्म हो जाता है। कई बार आपने ऐसे सोते देखे होंगे, यानी कि ऐसे तालाब या झील देखी होंगी जो बहुत गर्म रहती हैं। तो ये भूतापीय ऊर्जा की वजह से यह इतना तप्त हो जाता है कि भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऐसी जगह ही मशीनें लगाई जाती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। यानी कि पानी भी धरती के नीचे गरम सा रहता है। उसका रीज़न यही है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी की जो आग है उससे पानी उबलता रहता है, और उस पानी से भाप निकलती है, और उस भाप से ही टरबाइन चलाए जाते हैं, और टरबाइन चलने के बाद ऊर्जा बनती है। तो इसलिए भूतापीय ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं और जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है। कृषि हो या उद्योग, परिवहन, वाणिज्य में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा, और धीरे धीरे जो हमारे पास सीमित संसाधन है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी और अपने उन संसाधनों को बचाए रखना है जिनकी संख्या बहुत कम है और जो ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा के गैर परंपरागत, ये ना
गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिसमें किसी दूसरी चीज़ का नुकसान ना हो, जैसे सोलर ऊर्जा और पवन चक्कियाँ। पवन चक्कियों से बहुत सारी ऊर्जा बनाई जाती हैं, जब तक हवा चलती है, जब तक बैटरी बनाई जाती है। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, यानी कि आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और ये ज्योग्राफी के 10th क्लास का चैप्टर 5 था और उसका पार्ट 2 था। आज चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 कंप्लीट कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ऑल।